अभी तो आप प्रोफेसर हैं, बहुत कम एज की भी हैं, तो ऊपर से खूबसूरत भी हैं। तो क्या जब पढ़ाती हो उस वक़्त स्टूडेंट का अटेंशन आप पर ज़्यादा रहता है, पढ़ाई में ज़्यादा रहता है? हाँ, ये बड़ा कई मैंने जब पहली बार मतलब जॉइन किया कॉलेज तो कई विद्यार्थियों ने देखा कि अरे ये तो हमारी उम्र की शिक्षिका है। मुझे ये अच्छा लगा कि वो बहुत सहज होकर मुझसे कह पाते थे, शायद मैं ओल्ड एज होती ज़्यादा तो वो अपनी बात नहीं कह पाते। उम्र का साहित्य से लगाव का कोई संबंध नहीं है, दरअसल हम बचपन से ही साहित्य के आस-पास और इर्द-गिर्द घिरे रहे, वो मतलब हमारे समूह का साहित्य था। इस वक्त हम उड़ान आईएएस अकेडमी में हैं, जो कि रांची झारखंड का जाना माना सिविल सर्विसेज के लिए कोचिंग संस्थान है। और मेरे साथ आपको ठीक बगल में दिख रही होंगी पार्वती तिर्की, लेखिका हैं, कवियत्री हैं, साहित्य से लगाव है। और इस बार इनका चयन जो है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 के लिए हुआ है। पार्वती से सीधा बात करेंगे और समझेंगे। पार्वती जी, आपकी एक तो उम्र बहुत कम है। जैसा मैंने आपके बारे में पढ़ा तो मैंने देखा 1994 में आपका बर्थ है। इतनी कम उम्र में साहित्य की तरफ लगाव कैसे? उम्र का साहित्य से लगाव का कोई संबंध नहीं है, दरअसल हम बचपन से ही साहित्य के आस-पास और इर्द-गिर्द घिरे रहे, वो मतलब हमारे समूह का साहित्य था। मैं कुड़ुक समूह से और हम अपने समूह के वाचिक साहित्य से हम सुनते रहते थे। वाचिक साहित्य का हिस्सा रहा है गीत, हम अक्सर गीत सुनते थे और गीत में जो एसेंस है उन सारी चीज़ों का सुनना समझना लगा रहा। फिर बीए में जब मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय गई तो हिंदी साहित्य से मेरा परिचय हुआ। अभी आपने बताया कि कुड़ुक समुदाय से हैं, तो कुड़ुक से फिर हिंदी में आने में समस्याएँ नहीं आई, मतलब प्रॉब्लम नहीं फेस किया आपने? नहीं, साहित्य एक ऐसा विषय है जो कई भाषाओं को, कई बोलियों को जगह देता है और साहित्य चूँकि मैं साहित्य को जिस तरह से समझ पाती हूँ वो संवाद ही है। तो मैं कुड़ुक भाषी होते हुए हिंदी साहित्य को पढ़ा और कविताओं में कुड़ुक साहित्य की भी बात आती है, उसके शब्द आते हैं, उसके वैल्यूज़ आते हैं जीवन के जो हैं। और साहित्य मूलतः क्या है? मतलब मुझे एक नोबेल विजेता ओल्गा टोकार्चुक की बात याद आती है। वो क्या कहते हैं लिटरेचर किसी बाउंड्रीज़ में बंधा हुआ नहीं है। लिटरेचर हैज़ नो बाउंड्रीज़ और वो बियॉन्ड लैंग्वेजेस अलग-अलग लैंग्वेज के तहत मतलब लैंग्वेज के माध्यम से वो बात करती है। तो साहित्य अमूमन मनुष्य, मनुष्यता और जिस जीवन व्यवस्था की बात करती है वो हर एक साहित्य का बिल्कुल वही आधार ही है। एक अच्छी व्यवस्था, एक अच्छा जीवन को क्रिएट करने में, एस्टैब्लिश्ड करने में साहित्य अपना हस्तक्षेप देती है। हम हिंदी साहित्य के इतिहास को देख लें, आदिकाल से अब तक के साहित्य का जिस तरह से विकास हो उसमें जो जीवन बोध और जीवन मूल्य वो मनुष्य की सामाजिक व्यवस्था को ठीक करने में है। इसी तरह हमारे वाचिक साहित्य में भी यही बात कोट होती है, चाहे वो कॉलोनियल पीरियड की हम बात करें, जितने भी संघर्ष के गीत शामिल होते हैं और भी हम कई साहित्य को पढ़े, वो समाज का आईना है कहते हैं। तो वही है, समाज का वो आईना है और उस आईने में व्यक्ति का रिप्रेजेंटेशन, उसका रिफ्लेक्शन किस तरह से उसी की बात करती है, तो कोई बाधा नहीं हुई। बाधा नहीं हुई। अच्छा, कुमला के गाँव से निकलकर साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार तक का सफ़र, मतलब कैसे इस दौरान आपने तय किया इसको? रास्ता तो मैंने तय नहीं किया था रास्ता अपने आप बनता गया। दरअसल मैं गुमला से हूँ गुमला एक ऐसी जगह है जहाँ जीवन बहुत फर्टाइल है मैं कहूँगी। वहाँ पर जो एनवायरनमेंट है, जिस तरह का प्राकृतिक माहौल है, सौंदर्य है, जो इकोलॉजी है और वहाँ की कल्चरल डाइवर्सिटी है और झारखंड की कल्चरल डाइवर्सिटी की बात करें तो एक बहुत बड़ी जगह है। ये स्टेट या फिर ये डिस्ट्रिक्ट कोई छोटी जगह नहीं है। उसमें जो वाचिक साहित्य का एसेंस हम देखते हैं, जो फ़ोक लिटरेचर की ज़मीन देखते हैं, वो आनंद की उड़ान करता है, वो जगह छोटी बिल्कुल नहीं है। तो इस जगह को जब हम उसकी संवेदना को पकड़ पाते हैं, तो रास्ते अपने आप तय होते हैं और एक रास्ता खुलता है। सामाजिक व्यवस्था पर आपका विश्वास बहुत है, मैं बार-बार देख रही हूँ आप उस पर बात भी कर रही हैं, बेटर सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था। बेहतर सामाजिक व्यवस्था। जी। तो इस सामाजिक व्यवस्था से जूझते हुए यहाँ तक पहुँची, जैसे कि गाँव में कभी रही होंगी, जी, तो जी। आस-पास के लोग जो हैं
कभी मदर फादर को आपके कहते होंगे कि भाई बेटी है, कितना पढ़ाओगी, कहाँ तक जाएगी, क्या कर रही, कभी इस तरह की चीज़ें सुनने मिली? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं जिस माहौल में रही वहाँ बेटियों का काफ़ी सम्मान है, स्त्रियों का काफ़ी सम्मान है। स्त्री-पुरुष के मध्य जो संबंध है, मैंने तो मदैत की परंपरा देखी है और अखड़ा में दोनों वर्गों को स्त्री-पुरुष के मध्य जो मधुर संवाद देखा है, दोनों के रिश्ते में एक रिदम देखा है, इन सारी चीज़ों ने मुझे बहुत प्रेरित किया है। तो और स्त्रियों का जंगल जाना भी देखा, फुटकल के पेड़ पर चढ़कर फुटकल तोड़ना देखा, बहुत मजबूत स्त्रियाँ मैंने देखी। तो इस तरह के शब्द तो बचपन में मैंने नहीं सुने और ग्रोइंग एज में भी लगभग नहीं सुना, मैंने अच्छी-अच्छी चीज़ें सुनी। अभी तो आप प्रोफ़ेसर हैं, बहुत कम एज की भी हैं, तो ऊपर से खूबसूरत भी हैं। तो क्या जब पढ़ाती हो उस वक़्त स्टूडेंट का अटेंशन आप पर ज़्यादा रहता है, पढ़ाई में ज़्यादा रहता है? हाँ, ये बड़ा कई मैंने जब पहली बार मतलब जॉइन किया कॉलेज तो कई विद्यार्थियों ने देखा कि अरे ये तो हमारी उम्र की शिक्षिका है, तो उनको थोड़ा स्वीकार करने में उस तरह से बहुत दिक्कत भी हो रही थी और एक होता है ह्यूमन बिहेवियर किस तरह से बनता है, तो उनमें उनकी चेतना में ये चीज़ फिटेड था कि मतलब शिक्षक है, प्रोफ़ेसर है तो वो ओल्ड एज के होंगे, तो वो उस तरह का सम्मान नहीं भी दे पा रहे थे कई बार बच्चे, वो सोच रहे थे कि मैं विद्यार्थी हूँ और ये ये मेरे लिए मुझे बुरा भी नहीं लगा, कई बार मुझे ये अच्छा लगा कि वो बहुत सहज होकर मुझसे कह पाते थे, शायद मैं ओल्ड एज होती ज़्यादा तो वो अपनी बात नहीं कह पाते। अभी वो बड़ी आसानी से कह देते हैं कि मैम हम कॉलेज नहीं आ पाएँगे, मैं पूछती हूँ क्यों? तो वो कहते हैं हमें धान रोपने जाना है। और कहते हैं कि मैम मेरी दोस्त भी नहीं आएगी क्योंकि वो अभी धान रोप रही है। तो ये सारी चीज़ और ये सहजता से यदि वो मुझसे संवाद कर पा रहे हैं तो एज गैप डेफ़िनेटली कम होना चाहिए ताकि हम पठन-पाठन और बेटर तरीके से करा पाएँ और एक जो होता है कम्युनिकेशन उसको किस तरह से सुचारू कर पाएँ। तो ये है और बाकी फ़ोकस की बात करें हम झारखंड की जिस ज़मीन पर है एजुकेशन सिस्टम को हम देख रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम किस तरह से थोड़ी धीमी गति से है। इसमें हालाँकि 2-3 एंगल है। एक एंगल तो मुझे कल्चरल एस्पेक्ट्स दिखाई देता है। बच्चे जो आते हैं वो डिफरेंट इकोनॉमिक कंडीशन के आते हैं, डिफरेंट कल्चरल ज़मीन के आते हैं, तो इस एजुकेशन सिस्टम से उनका जो रिदम है वो कई बार नहीं बैठ पाता है। तो ये बिल्कुल। सारी समस्याएँ हैं, जिसकी वजह से पढ़ाने में भी कई बार दिक्कत होती है। और जो सिलेबस है वो भी मुझे लगता है उनके जीवन के जो और उनके पुरखा लिटरेचर के नैरेटिव्स से भी भिन्न है। तो ये 3-4 चीज़ें मुझे समझ में आती है, जो पढ़ने के इर्द-गिर्द, पढ़ाने के इर्द-गिर्द है, दिखाई देती है मुझे। हाँ, मेरा आखिरी सवाल रहेगा कि जब आपने सुना कि आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है आपका नाम, उस वक़्त आपके दिमाग में क्या चल रहा था और घर वालों को आपने कैसे बताया? उनके क्या रिएक्शंस थे? हाँ, जब गर्मी की छुट्टी चल रही थी और आखिरी 2 दिन बचे हुए थे। 19 को अकादमी पुरस्कार की घोषणा हुई, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार की। मुझे उपासना जी का फ़ोन आया, उन्होंने फ़ोन पर मुझे बताया कि आपको हिंदी में आपकी कविता को यह पुरस्कार दिया जा रहा है। मुझे काफ़ी खुशी हुई। उस वक़्त मेरी दोस्त थी जिससे 11 साल, 10 साल पुरानी, हाँ। तो हम दोनों ने एक-दूसरे को गले लगाया और साथ में दोस्त थे, उसने मुझे बधाई दी, साथ में जीवन साथी थे, उसने भी गले लगाया। चलो अच्छी बात है। फिर घर पर मैंने फ़ोन किया तो फिर उन्होंने कहा कि चलो बढ़िया है और इससे ये हुआ कि जिस जनजीवन की बात मैं कर रही हूँ उसको मुझे उस पर बात करते हुए मुझे ये बल मिला कि हाँ, एक सहज जीवन को यदि हम पाते हुए सोसाइटी के सामने ये रिप्रेज़ेंट कर पाते हैं, तो एक जो वर्ग है जो इस सहज जीवन को होल्ड करता है, वह उस पर अपना आत्मविश्वास बनाए रखेगा और हम जिस पूँजी की अंधी दौड़ पर हैं, उसको हम अच्छे तरीके से एनालाइज़ भी कर सकते हैं। तो ये सारी बात दिमाग में आई थी। आपका जो काव्य संग्रह है, फिर उगना के लिए आपको ये पुरस्कार मिल रहा है। फिर उगना में क्या है, थोड़ा समराइज़ करके बता देंगे? फिर उगना है। जो कविताएँ हैं, जंगल के इर्द-गिर्द जो फूल उगते हैं वो है, महुआ उगते हैं वो है, पलाश उगते हैं वो है, केवड़ा के फूल उगते हैं वो है, आदिवासी जीवन में जो गीत उगते हैं वो है, धान के खेत हैं और अभी की संस्कृति जिस तरह से हम जिस संस्कृति को खो रहे हैं, तो मुझे उसका भी दुःख था। तो मैंने सोचा कि लेखन के माध्यम से फिर से पुनर्जीवित करने का एक श्रम तो होना ही चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं।
चलिए, तो गुमला के गांव से निकलकर बीएचयू तक का सफ़र और वहाँ से फिर साहित्य अकादमी पुरस्कार तक का सफ़र, तो इन्होंने पार्वती जी ने आपको बहुत अच्छे से बताया और अभी बतौर प्रोफेसर काम कर रही हैं। तो इनकी जो जीवन यात्रा थी हमने आपको संक्षिप्त में बताने की कोशिश की है। अब बहुत गौरवान्वित होते हैं हम जब झारखंड की धरती से ऐसे लोग निकलते हैं जो राष्ट्रीय पटल पर झारखंड का नाम रोशन करते हैं। शुक्रिया। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in